नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज शाम को हो जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सूत्रों के मुताबिक अप्रैल से मई महीने में 6 से 7 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव का आगाज नॉर्थ ईस्ट से होगा, यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों से होगा। साथ ही 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ होंगे। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है कि अप्रैल से मई महीने में 6 से 7 चरणों में होंगे और साथ साथ 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव साथ होंगे। आपको याद होगा, पिछली बार 7 अप्रैल से 12 मई के बीच में 9 चरणों में चुनाव हुए थे और 16 तारीख को नतीजे आए थे। इस बार चरणों की संख्या 9 से कम 6 से 7 हो सकती है। आज ऐलान होगा शाम 5 बजे, यानी कि चुनाव की रणभेरी आज बस बजने ही वाली है। कुछ ही देर में, लगभग 5 घंटे में चुनावी रणभेरी बज जाएगी आम चुनाव के लिए। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मनीष कुमार, लखनऊ से अशोक तिवारी, न्यूज रूम से हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। मनीष, शाम 5 बजे चुनावी रणभेरी बज जाएगी, जिसका सबको इंतजार था कि आज कल कब होने वाला है। अब तय हो गया कि आज शाम को 5 बजे एक तरीके से रणभेरी बज जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद से। बिल्कुल प्रत्युष, आज शाम में जो है चुनाव आयोग जो है लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। मेरे पीछे विज्ञान भवन है प्रत्युष, और हमेशा आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान होता है तो वो चुनाव आयोग में ही वहीं पे जो हॉल बना हुआ है वहीं पे किया जाता है। लेकिन जब भी लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है, क्योंकि आप देखिए नेशनल मीडिया है, रीजनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हैं, प्रिंट के पत्रकार हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत संख्या में पत्रकार आते हैं। तो चुनाव आयोग में उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पे उनको अकोमोडेट कर सके, इसलिए हमेशा से जो है इसी विज्ञान भवन में जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख 3 दिनों के लिए विज्ञान भवन को बुक कराया हुआ है। ये लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि आज ऐलान होता है या कल होता है या परसों होता है, इन 3 दिनों में, लेकिन इन तमाम जो कयास थे उन पर विराम लगा दिया चुनाव आयोग ने। आज शाम में जो है 5 बजे चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके साथ ही देश में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो जाएगा। आपको बता दें 2014 में 9 चरणों में चुनाव हुए थे, 2009 में जो है 5 चरणों में, 2004 में जो है 4 चरणों में, लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 6 से 7 या के आसपास चुनाव होंगे। चुनौती चुनाव के सामने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी है, उस पर बैठकों का दौर हुआ है। ये तय आज देखने को मिलेगा कि क्या वहां पे भी राज्य विधानसभा चुनाव के साथ में कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। पिछली बार वहां पे 5 चरणों में चुनाव हुए थे जी, तो नजरें होंगी आज शाम में 5 बजे प्रत्युष, जब चुनाव आयोग तमाम तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों के हवाले से जो मैं जानकारी मिल रही है, जैसा कि मनीष भी बता रहे हैं कि इस बार 6 से 7 चरणों में चुनाव होंगे। पिछली बार 9 चरणों में चुनाव है। तो हमारे साथ बीजेपी की नेता प्रवक्ता अनिला सिंह भी इस वक्त जुड़ चुकी है। अनिला सिंह जी, सत्ताधारी दल हैं आप, और इस बार सबकी नजरें आप पर ही होंगी। चुनौती बहुत ज्यादा है। तो देखिए, चुनौती तो हर चुनाव चुनौती होता है, और जो वीर वही होते हैं जो चुनौती को स्वीकार करते हैं और जो सामने वाला होता है उसको पस्त करते हैं, और इसमें महारत रखती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व है वो न केवल भारत में परंतु विश्व में उनका लोहा माना जाता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, मजबूती से तैयारी है, और तैयारी है इसीलिए जब हम बोलते हैं, आंकड़े देते हैं कि इतनी सीट से हम जीत कर आएंगे, तो वो हौसला और कॉन्फिडेंस से आता है। क्योंकि अक्सर हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जिन 3 बड़ी हिंदी पट्टियों में आपने प्रचंड जीत हासिल की थी लोकसभा में, वहां आप स्टेट इलेक्शन आप हार गए। आपको नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ेगा? मैं इस पे 2 बात कहूँ। पहली बात तो ये है कि ये राष्ट्र का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और बदलाव के लिए अगर लोगों ने दूसरे दल को चुना है, तो वो बहुत टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसलिए भी कहूंगी कि 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो जो इस वक्त सत्ता में दल है, जिसकी सरकार है, वो तो खुद भी मेजोरिटी में नहीं आई हुई है, खुद भी बैसाखी पे चल रहे हैं। तो वहां पे वोट परसेंटेज की भी बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कांग्रेस के वोट परसेंटेज से कहीं ज्यादा था, रादर मैं कहूँगी सबसे ज्यादा। तो लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत को एक अलग पटल पे विश्व में लाकर खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी। अब
अब आज के बाद चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और अब एक तरीके से 5 साल तक जो सरकार ने कामकाज किया, अब जनता की बारी है। अब जनता जनार्दन की बारी होगी जब वो वोट के जरिए तय करेंगे कि आखिर सरकार को उन्होंने कितने मार्क्स दिए, क्या वो सरकार को वापस लाना चाह रही है या फिर सरकार बदलना चाह रही है। हमारे साथ मनीष कुमार के अलावा अशोक तिवारी भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन भी बने हुए हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबकी नजरें सबसे ज्यादा देश के सबसे बड़े सूबे पर है और इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। अब चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। अब लगभग तस्वीर साफ हो गई कि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। इस बार का चुनावी परिदृश्य कितना अलग होगा 2014 से, अशोक जरा बताएं। देखिए, 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ज्यादा सीटें हासिल की थी। उस समय अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उनका गठबंधन था, तो तकरीबन 73 सीटें बीजेपी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय हासिल हुई थी। और उस समय जबरदस्त मोदी लहर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखने को मिली थी, जब आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर आकर टिक गई थी। समाजवादी पार्टी अपने परिवार की 5 सीटें ही बचा पाई थी और कांग्रेस की सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटें से वो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो उस समय जबरदस्त मोदी लहर थी और उसमें बीजेपी ने, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़त उत्तर प्रदेश में ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया है। 38 सीटों का बंटवारा किया गया है। लोकदल को 3 सीटें देकर उसको भी शामिल किया गया है ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बीजेपी के खिलाफ खड़ी की जा सके। तो एक तरफ कांग्रेस, माफ कीजिएगा, लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा, आप कह सकते हैं, संगठन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लगातार आप देखिए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं, संगठन की बैठक की जा रही है। तो सबसे ज्यादा तैयारी अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही नजर आ रही है, चाहे चुनावी रैलियां हो, जनसभाएं हो, बैठकें हो, संगठन की बैठकें हो। तो आप कह सकते हैं कि तैयारियों के लिहाज से बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी अहम बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोकदल, इनकी तरफ से आप देखिए कि जातिगत गठबंधन की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है कि अगर 2 वर्ग एक साथ आ जाते हैं, वोट का ट्रांसफर हो जाता है, तो शायद बीजेपी को रोका जा सके, जैसा कि उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से आप देखिए कि एक ट्रम्प कार्ड के रूप में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारा गया, पूरी यूपी की कमान उन्हें सौंपी गई और लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस की तरफ से किया गया। जो नई नई समितियां गठित की गई, चुनाव प्रबंधन कमेटी गठित की गई, उसकी बैठकें देखने को मिली हैं। तो अब कांग्रेस की तरफ से कुछ सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम सारी जो सीटें उनके हिस्से में आई है, वहां पर लोकसभा प्रभारी पहले से नियुक्त किए जा चुके हैं, वहां पर बूथ की कमेटियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, ऐलान हो चुका है, लेकिन अब लगता है कि आज चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब इसमें तेजी आएगी। राजीव, अब मेरे ख्याल से जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने लगभग तय कर लिया होगा और अब तारीख के ऐलान के बाद, अब चूंकि चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगना होगा, जल्दी से लगना होगा, तो शायद अब जल्दी जल्दी नाम भी ऐलान किए जाएंगे। राजीव, देखिए प्रत्युष, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद सारे राजनीतिक दलों का गणित जो है वो गड़बड़ हो गया था। सारे सियासी जो गतिविधियां थी वो उस पर विराम सा लग गया था, ब्रेक लग गया था। पूरा देश उस अटैक से सदमे में तो था ही। ये बात अलग है कि 26 फरवरी को जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसके बाद का माहौल भी देश में बहुत तेजी से बदला है और कुछ दिनों तक बीजेपी का पूरा अपर हैंड रहा। बीजेपी ने ऐलान भी कर दिया कि वो राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेगी। तो अब बदली परिस्थितियों में सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो समीकरण है, जो बातें हैं, जो रणनीति है, उसमें चेंज किया। अगर आप देखें, पहले शीला दीक्षित ने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ भी समझौता नहीं होगा। उसके बाद कल देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ शीला दीक्षित ने मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने 11 उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश में नामों का ऐलान कर दिया। उसके बाद यह तय था कि प्रियंका गांधी लखनऊ जाएंगी, लेकिन वो लगातार पहले 7 तारीख को जाने वाली थी, वो दौरा उन्होंने टाल दिया। वो 9 तारीख को जाने वाली थी, वो दौरा उन्होंने टाल दिया। तो निश्चित तौर पर कुछ बात हो रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने उन उम्मीदवारों का नाम पहले ऐलान नहीं किया जो 2014 में दूसरे स्थान पर रहे थे। जो सीटें जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन सीटों के नामों का उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। दूसरी जहां तीसरे, चौथे, 5वें पे कांग्रेस उम्मीदवार आए थे, उन सीटों पर ऐलान किया। तो ये एक रणनीति थी, दबाव की राजनीति है, या कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, विपक्ष के वोटों का बिखराव उत्तर प्रदेश में नहीं होने देना चाहती है, या खुद खड़ा होने के चक्कर में बिखराव होने देना चाहती है। ये सब चीजें अब बिल्कुल साफ धीरे धीरे 2-3 दिनों में हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप देखें, पिछले साल 5 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ था, इस बार 10 मार्च को हो रहा है, 5 दिन बाद हो रहा है। और अब
चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल ये है, या तो नरेंद्र मोदी या तो नरेंद्र मोदी नहीं, इसके बीच में चुनाव होने जा रहा है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, अब उनके पास वक्त बहुत कम है। 2-3 दिनों में पूरे देश की स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन कहां किसके साथ लड़ेगा। यानी कि धीरे धीरे वो तस्वीरें भी अब आज के बाद से साफ होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ भोपाल से गौरव शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भोपाल से गौरव जरा ये बताइए कि इस स्टेट को बीजेपी ने लूज कर दिया। 2014 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। कांग्रेस ने उम्मीदवार यहां से तय कर दिए। तैयारियों के मामले में फ्रंट फुट पर कौन खेल रहा है इस वक्त गौरव, एमपी में, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2014 के इलेक्शन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 सीटें हैं। 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के हैं। उससे पहले भी एक ही सीट थी कांग्रेस के पास, जब चरणदास महंत वहां पर छत्तीसगढ़ में एक सीट पर कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। दोनों ही बार पिछले 2 चुनाव में लोकसभा में 10-10 सीटें बीजेपी के खाते में रही। इस बार की अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। छिंदवाड़ा से कमलनाथ और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, और उसमें रतलाम झाबुआ सीट से कांतिलाल भूरिया विजयी हुए। यानी 29 में से 26 सीटें आज भी बीजेपी के पास हैं। महज 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। इस बार की तैयारियों पर आपने सवाल किया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जो है किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा से ज्यादा उनके सांसद चुनकर पहुंचे, इसको लेकर लगातार तैयारियां हैं। लेकिन जो दूसरे दल है, सपा और बसपा का मध्य प्रदेश में पहले कभी कोई खाता नहीं खुलता था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बागियों ने गणित बिगाड़ा है, इस बार मायावती और अखिलेश ने मध्य प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा की है। 2 या 3 सीटों पर बसपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाकी सीटों पर अखिलेश यादव को मायावती सपोर्ट करती नजर आ रही है। जी प्रत्युष, यूपी में उस महागठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिली, तो एमपी में भी और छत्तीसगढ़ में भी यही गठबंधन वहां पर भी दोहराने वाला है। उसी तरीके से कांग्रेस अलग, एसपी बीएसपी एक साथ।